Welcome back, everyone. So you can see in figure 5.2 the potential and kinetic energy. When जब इसने ये एरो को पुल किया हुआ है तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, और फिगर बी के अंदर जब ये एरो को छोड़ देते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. मूविंग फॉरवर्ड, हम डिस्कस करें फोटोसिंथेसिस को. इन फोटोसिंथेसिस फॉर एग्जांपल, plants absorb the radiant energy of the sun and convert it into the chemical energy contained in the bonds of sugar molecules. ये जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होता है उसके लिए ये फिगर दी हुई है, आपको शेयर की हुई है. Now we move on to the second law of thermodynamics. According to the second law of thermodynamics, the amount of usable energy available to do work in the universe decreases over time, जिसे हम entropy कहते हैं. The second law of, I think this is entropy. Let me see. The second law of thermodynamics is consistent with the first law. That is, the total amount of energy in the universe isn't decreasing with time. However, the total amount of energy in the universe available to do biological work is decreasing over time. ठीक है. The second law of thermodynamics कि जो एनर्जी अवेलेबल है काम करने के लिए वो यूनिवर्स में डिक्रीज हो रही है ओवर टाइम. एनी क्वेश्चंस एनीवन? Okay, so second law of thermodynamics हम डिस्कस कर रहे थे. This is a physical law which states that when energy is converted from one form to another, some of it is degraded into heat, a less usable form that disappears into the environment. अच्छा सॉरी, ये एंट्रोपी का डिस्कस नहीं हो रहा था. हम जब भी एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर तो उसमें से कुछ ना कुछ डिग्रेड हो जाएगी हीट की फॉर्म के अंदर एंड लेस यूजेबल फॉर्म के अंदर, एंड ये डिसअपेयर हो जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर. ये आपको नहीं मिलेगी, ये नहीं कि प्योर एनर्जी कन्वर्ट हो जाए. Okay, let's discuss three concepts: producers, composers, consumers, and decomposers. Plants and other photosynthetic organisms are producers and manufacture large organic molecules from simple inorganic substances, generally carbon dioxide and water, usually using the energy of the sun. ठीक है. इसी के बाद आ जाते हैं consumers. Animals are consumers. They consume other organisms as a source of food, energy, and build building materials. Consumers that eat producers are primary consumers or herbivores, whereas जो के consumers को ही eat करे होंगे, there would be the secondary ones, secondary consumers. Secondary consumers eat primary consumers, whereby tertiary consumers eat secondary consumers. और ये दोनों ही कार्निवोरस होते हैं. इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है वो है ओमनीवोरस की, जो कि दोनों ही चीजें खाती हैं. मतलब जैसे कि ह्यूमंस हैं, बियर्स हैं, पिग्स हैं, ये सब ओमनीवोरस हैं. ये वेजिटेबल और मीट दोनों खा लेते हैं. Some consumers called detritus feeders consume detritus, organic matter that includes animal carcasses, leaf litters, and feces. Any questions, anyone? No, sir. Okay. So turn your mics off.
ये जो डेट्रोटस फीडर्स हैं, इसमें स्नेल्स, क्रैब्स, क्लैम्स, वर्म्स और ये सारी चीजें आ जाती हैं, और ये एक अबंडेंट क्वांटिटी में है, और ये अर्थ के लिए नेचुरल रिसाइकलिंग का काम करते हैं। और ये जो काम कर रहे होते हैं, ये माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के साथ साथ में काम कर रहे होते हैं, डिकेड डेड ऑर्गेनिजम्स और वेस्ट को, प्रोडक्ट्स को ये डिकम्पोज कर देते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगाई आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजर्स। ठीक है, कि बैक्टीरिया और फंगाई वो इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट को जल्दी से जल्दी डिकम्पोज कर देते हैं और जल्दी जल्दी उसको रिप्लेनिश कर देते हैं, ताकि ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ी ही ना रहे। ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसलिए इनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। ये देख लें, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर इन फिगर 5.4। सो ग्रास जो है वो फर्स्ट प्राइमरी है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला ये जो ये कौन सा एनिमल है, ये मूज है या। सो ये जो मूज है ये प्राइमरी कंज्यूमर है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है फॉर इट्स एनर्जिकल यूज। इसी तरह से ये जो बर्ड्स हैं ये भी सेकेंडरी कंज्यूमर या बल्कि टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, जो कि एक एनिमल जो कि प्लांट्स के ऊपर या किसी और इंसेक्ट के ऊपर बेस करा होगा उसको ईट करती हैं। इसी तरह से ये जो क्रैब है ये सी के फ्लोर के ऊपर डिकम्पोजर डेट्रेटस का काम करता है, वॉल्केनिक रॉक्स के ऊपर से। और इसी तरह से डी के अंदर मशरूम ग्रो जो होते हैं डिफरेंट, एक डेड ट्री के ऊपर ये ग्रो हुए हैं मशरूम्स, तो इस तरह फंगस, एल्गी, ये सारी चीजें इस तरह से ग्रो होके इन चीजों को डिकम्पोज कर देती हैं। एनर्जी फ्लो थ्रू अ फूड चेन, फिगर 5.5 अगर आप देखें तो एनर्जी फ्लो एक फूड चेन के अंदर किस तरह से होता है। Much of the energy acquired by a given or level of a food chain is used and escapes into the surrounding environment as heat. This energy, as the second law of thermodynamics stipulates, is unavailable to the next level of the food chain. तो ये नेक्स्ट लेवल फूड चेन का जो है उसको नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी एंटर्स इकोसिस्टम फ्रॉम द सन, जो कि सन से आ रही है कॉन्स्टेंटली, जिसकी वजह से लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल। तो इससे सबसे पहली चीज क्या हो रही है कि फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल के ऊपर प्रोड्यूसर जो है वो ग्रो होते हैं, और अगेन इससे हीट वेस्ट हो जाती है, बहुत सारी हीट वेस्ट हो जाती है। सिर्फ कुछ हीट जो है वो यूज होती है जो कि इन द फॉर्म ऑफ प्लांट ग्रोथ हो रही है, और बहुत सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। फिर इसको प्लांट को जाकर एक चूहा अगर खा लेता है, लेट सपोज, तो रोडेंट को, उसके अंदर ये सेकंड ट्रॉपिकल लेवल है जिसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, और वो इस एनर्जी को, इस प्लांट को खा लेता है। तो वो अगेन इसको खाने के बाद जब इसको यूज कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, फिर से हीट लॉस हो जाती है। तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म के अंदर फिर से लूज हो जाती है। फिर इसको एक स्नेक खा लेता है, तो जब ये स्नेक इस रोडेंट को, इस चूहे को खा लेता है, तो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है जिसके अंदर सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया है, और ये अब फिर से जब उसको खाता है, उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, तो फिर से हीट की फॉर्म के अंदर काफी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और फिर जब इस स्नेक को एक ईगल खा लेता है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इस पोटेंशियल एनर्जी को, फिजिकल एनर्जी को, तो अगेन ये फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल है जो टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं। और ये फिर जब उसको कन्वर्ट करता है तो फिर से हीट जो है वो हीट की फॉर्म के अंदर एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो जो पिछली फॉर्म के अंदर एनर्जी आ रही थी, आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि सन से जो एनर्जी आ रही है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है प्लांट के अंदर, प्लांट से और कम होकर जाती है, जो एरो बना हुआ है उससे कि स्मॉल होता जा रहा है। इन दिस एनिमल एक्सक्यूज मी सर। रोडेंट से ये और एनर्जी कम होकर इस स्नेक के अंदर चली थी, स्नेक से और कम होकर इस बॉल्ड ईगल में, और अगेन जब ये डिकम्पोज होती है ईगल, तो फिर ये वापस और एनर्जी कम होकर इन द फॉर्म ऑफ डिकम्पोजर्स, जो इसको कंज्यूम करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, उनके अंदर भी अगेन वेस्ट हो जाती है, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, और सारी ये एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। ठीक है, सो एनर्जी बहुत सारी जो होती है वो वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, नाउ द पाथ्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी का फ्लो जो है ऊपर डायग्राम के अंदर,
एनर्जी फ्लो, द पैसेज ऑफ एनर्जी इन वन वे डायरेक्शन थ्रू एन इकोसिस्टम। ये वन वे डायरेक्शन आपकी जो है वो एनर्जी के फ्लो की है। एनर्जी फ्लोज लीनियरली इन अ वन वे डायरेक्शन through ecosystems. Decomposers gain energy from all other tropical levels. You see, in this direction. फूड वेब क्या होता है? ये है जो आपके पास ये बना हुआ, ये फूड वेब है कि एक प्लांट से ये एनिमल, फिर इससे ये एनिमल, इससे ये एनिमल, और एंड फाइनली ये एनिमल डिकम्पोज होके खत्म हो जाता है। तो इसे हम फूड वेब कहते हैं। A food web, a complex of interconnected food chains in an ecosystem, is a more realistic model of the flow of energy and materials through ecosystem. ये फिगर 5.6 के अंदर हमने देख लिया फूड वेब को। सॉरी, फूड वेब ये आ गया, बल्कि ये डिटेल्ड फूड वेब आपको 5.6 के अंदर दिया हुआ है। यू कैन सी दिस फूड वेब एट द एज ऑफ एन ईस्टर्न यूएस डिडेक्टियस फॉरेस्ट। अब यू कैन सी ये, अब क्योंकि बहुत सारी इंटरेक्शंस है, किस एनिमल, किस इंसेक्ट को कौन सी चीज खा रही है, कौन सी चीज किसको खा रही है, और ये सारों की आपस में इंटरेक्शन है, उसको दूसरा खा रहा है, फिर उसको दूसरा खाता है, और ये कई चीजों से मतलब एनर्जी ले रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये इधर से भी ले रहा है, इधर से भी ले रहा है, इधर से भी लेता है, ये इधर से और इधर से भी ले रहा होता है। तो ये एक ही ऑर्गेनिज्म है जो सारों से ले रहा है। ठीक है, इस तरह से ये फूड वेब जो है, ये इसकी चेन पूरी बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स को अब नंबर किया हुआ है ताकि सारों के नाम, क्योंकि यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं था। यू कैन गो थ्रू दिस इंट्रिकेट फूड वेब की, ये जो क्रीचर्स हैं इस तरह के छोटे छोटे, ये सारे फिर इन बड़े एनिमल्स को, बड़ी दूसरे क्रीचर्स के फूड बन जाते हैं, और ये सारों को फिर खाया जाता है, और ये यूज हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली। हो ये ऐसे ही रहा होगा जैसे ये हो रहा था। ओके, एक कॉन्सेप्ट जो भी डिस्कस हमने करना है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। दे आर ऑफन जियोग्राफिकली रिप्रेजेंट द relative energy value of each tropical level. A pyramid of number shows the number of organisms at each tropic level in a given economic ecosystem, with greater number illustrated by a larger area for the section of the pyramid. अगर आप फिगर 5.7 देखें तो क्योंकि ग्रास के अंदर से एनर्जी ने, बहुत सारे ग्रास में से एनर्जी एक माउस लेगा, तो वो बहुत सारा ग्रास होगा। ठीक है, 10,000 ब्लेड्स ऑफ ग्रास लेट सपोज। तो जब इस सारे ग्रास को खाएगा एक माउस टू ग्रेन एनर्जी, वो एक प्राइमरी कंज्यूमर है, ये फील्ड माउस है, ये उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उसके उसके नंबर्स कम हो जाएंगे। 10 माउस लेट सपोज आ जाएंगे यहाँ पर। 10 माउस 10,000 ब्लेड्स ऑफ ग्रास खा लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से इन 10 माउस को एक ईगल खा जाती है, जो बर्ड ऑफ प्रे है, कोई भी बर्ड है। ठीक है, तो वो एक बर्ड, इस तरह से ये पिरामिड जो है वो, पिरामिड शेप के अंदर आ जाता है। ये कि एक पिरामिडिकल शेप है जिसके अंदर पूरा इकोसिस्टम है। अगर इस तरह से फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा बर्ड्स हो, फॉर एग्जांपल 10,000 बर्ड्स ही हो, तो वो तो भूखी मर जाएंगी, क्योंकि 10,000 बर्ड्स हैं, 10,000 ही माउस हैं, और 10,000 ही ब्लेड्स ऑफ ग्रास है। तो माउस पहले ही भूखा मर जाएगा जब उसको एक ही ब्लेड ऑफ ग्रास मिलेगा खाने के लिए। तो अगेन बर्ड भी भूखी मर जाएगी। तो एक पिरामिड की शेप में आ जाता है जब एक से दूसरे कंज्यूमर के पर ये जा रहा होता है। Now going to the ecosystem productivity, the original source of energy in all ecosystems is the sun. The gross primary productivity (GPP) of an ecosystem is the rate at which energy is captured during photosynthesis. ठीक है, ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। अब ये ग्रॉस और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को रेफर क्यों किया जाता है एज प्राइमरी? बिकॉज प्लांट्स ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड वेब। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स का फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है फूड वेब के अंदर। Again, of course, plants require respire to produce energy for their own use, and this acts as a drain on productivity. Energy in plant tissue after cellular respiration has occurred is net primary productivity. ठीक है, क्योंकि वो जो बच जाती है एनर्जी उसके अंदर जो सारी प्रोसेस करने के बाद, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। That is NPP is the amount of biomass found in excess of that broken down by a plant's cellular respiration. कि उसकी जो broken down हो गए प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, उसके अलावा जो बच जाती है वो जो है उसको हम NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं।
ओके, द साइकिलिंग ऑफ मैटर इनटू इकोसिस्टम के जो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर आपके लिए अर्थ प्रोवाइड करती है वो है साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. In contrast to energy flow, matter, the material of which organisms are composed, moves in numerous cycles from one part of an ecosystem to another, from one organism to another, and from living organisms to the abiotic environment and back again. कि एक एनिमल है वो दूसरा एनिमल उसको खा लेता है, उससे तीसरा एनिमल उसको खा लेता है, वो एनिमल डिकम्पोज होकर वापस लैंड का पार्ट बन जाता है, लैंड से फिर घास उगती है उसी न्यूट्रिएंट्स को लेकर, और उस घास को फिर से एक एनिमल खाता है और पूरा साइकिल चलता रहता है. We call these cycles of matter biogeochemical cycles. Sorry, we call these metal cycles of matter as biogeochemical cycles because they involve biological, geological, and chemical interactions. 5 different biological cycles of matter: carbon, hydrologic, nitrogen, sulfur, and phosphorus are representative of all biogeochemical cycles. These 5 cycles are particularly important to organisms for these materials make up the chemical compounds of cells, क्योंकि ये हर chemical compound जो cells के लिए चाहिए वो इसके through process होते हैं, through these 5 processes. Humans affect all of these chemical compounds of cells. Humans affect all of these cycles on both local and global scale. We conclude the chapter. Okay, so इसके अंदर example हम human influence के थ्रू देंगे इसके end के ऊपर. सबसे पहला cycle है the carbon cycle. Proteins, carbohydrates, and other molecules that are essential to living organisms contain carbon. So organisms must have carbon available to them. Carbon makes up approximately 0.04% of the atmosphere as a gas. Carbon dioxide, जो CO2 होती है, it is present in oceans in several chemical forms such as carbonate, CO3 raised to the power 2, CO32, and this bicarbonate, HCO3. And in sedimentary rocks, limestone, बहुत सारी और जगहों के पर भी ये अवेलेबल होता है. The global movement of carbon between organisms and the abiotic environment, including the atmosphere, ocean, and sedimentary rock, is known as the carbon cycle, जो कि figure 5.9 में हम उसी के ऊपर चलते हैं. अगर आप figure 5.9 देखें, the movement of carbon between the abiotic environment, the atmosphere, and ocean, and living organisms is known as the carbon cycle because protein, carbonates, carbohydrates, and other living molecules contain carbon. The process is essential to life. Sedimentary rocks and fossil fuels hold almost all of the Earth's estimated 10 raised to power 23 grams of carbon. I think G is for gram or something. The value shown for some of the active poles in the global carbon budget are expressed as G raised to the power 15 grams of carbon. For example, the soil contains an estimated 15,000 1,500 into 10 raised to power 15 grams of carbon. G, किसी ने हाथ रेज किया था. Do you have a question? जी सर, हमें फिगर नहीं नजर आ रही, स्क्रीन बिल्कुल स्टक हुई हुई है एक पेज पे. Wait a second, I'll share again. Can you see the figure now? Yes sir, now it's visible. Okay, figure 5.9. So you can see over here कैसे कार्बन रिसाइकल होता है. So सबसे पहला अगर आप ये देखें कि सॉइल से ट्रीज उगे, ट्रीज के अंदर से अब सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जो ट्री के थ्रू, उस रेस्पिरेशन के थ्रू भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर है उनके थ्रू जो कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में जाती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इंसेक्ट्स, बल्कि माइक्रो इंसेक्ट्स भी नहीं काउंट होंगे, जो जर्म्स या बैक्टीरिया है, बेसिकली बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिलीज होती है इन द एटमॉस्फेयर, जो बैक्टीरिया इस फॉरेस्ट के अंदर थ्राइव कर रहे हैं,
वो एयर के अंदर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर फॉर्म के अंदर। इस तरह जो एनिमल्स का पूरा जो साइकिल चला, एनिमल्स ने डिफरेंट एक सप्लाई चेन, ट्रीज को एक एनिमल ने खाया, उसने फिर फर्दर किसी और एनिमल ने खाया उसको, फिर फर्दर किसी और एनिमल, और उसको फाइनल एक और एनिमल ने खा लिया, जैसे यहाँ पर एक ईगल रिप्रेजेंट कर रही है इसको। और एनिमल प्लांट रेस्पिरेशन, और इनकी जो रेस्पिरेशन भी है, ठीक है, ये डिकम्पोज भी हो रहे हैं, और इनकी जो रेस्पिरेशन भी है उसके थ्रू जो भी कार्बन है वो वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। इसी तरह से डिकम्पोजिशन अगेन इन्वॉल्व रेस्पिरेशन, अगेन डिकम्पोजिशन, उसके थ्रू जो एनिमल्स को किसी चीज ने खा लिया उसके थ्रू भी ये वापस एटमॉस्फेयर में चली गई। इसी तरह से सॉइल में से पार्शियली डिकम्पोज प्लांट ये जो है रिमेन्स जो है ये एंशिएंट ट्रीज की फॉर्म के अंदर, कोल की फॉर्म के अंदर, यहाँ कार्बन के अंदर स्टोर हो जाते हैं कोल की फॉर्म के अंदर। यू सी कोल, जो ट्रीज जो डेड हो जाएंगे वो नीचे दब जाएंगे और कोल की फॉर्म के अंदर ये कार्बन स्टोर हो जाएगी। इसके अलावा रिमेन्स ऑफ एंशिएंट यूनिकुलर मैरीन ऑर्गेनिजम्स जो थे वो जब कंप्रेस होते हैं एंशिएंट जमीन के नीचे, तो वो नेचुरल गैस की और ऑयल की फॉर्म के अंदर कंप्रेस होकर नीचे स्टोर हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स के तौर के ऊपर, ठीक है, जिनको हम वापस निकालते हैं, बर्न करते हैं कंबस्शन के लिए, ह्यूमन एंड नेचुरल, और कोल, ऑयल और नेचुरल वुड और वगैरह को यूज करते हैं, गैस को यूज करते हैं कंबस्शन के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, मतलब कि इंजन चलाने के लिए, मशीन्स चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो भी हम इनको यूज कर रहे हैं, ऑयल, कोल, गैस, नेचुरल गैस को, वुड को, सो ये कंबस्शन होती है और वापस कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। अब जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन मौजूद है ये सिर्फ एटमॉस्फेयर में नहीं रहती, दिस इज अ गुड थिंग बिकॉज कार्बन इज अ ग्रीन हाउस गैस, सो इट वुड बी वेरी डेंजरस इन द एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर से वापस एब्जॉर्ब भी होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, बाय लैंड प्लांट जो है वो वापस इस कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स और ट्रीज फोटोसिंथेसिस के थ्रू बहुत सारी कार्बन एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन को वापस केमिकल कंपाउंड्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन को वापस क्योंकि कार्बन से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग, इवन अस, वी आर मेड आउट ऑफ कार्बन। सो वो कार्बन को ये ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसको खाने वाले एनिमल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस कार्बन को, और कुछ ट्रीज की फॉर्म में एब्जॉर्ब रहती है, कुछ एनिमल्स के फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब रहती है, और इरोजन ऑफ लाइमस्टोन के थ्रू ये वापस रिवर्स और सी के अंदर भी जाके मिल जाती है। इसी तरह से डिजोल्व CO2 इन वाटर जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है, और फिर ये वाटर की तरह जैसे ओशंस हैं उनके अंदर डिजोल्व हो जाती है, रॉक के अंदर डिजोल्व हो जाती है। कार्बन इनकॉर्पोरेटेड इनटू शेल्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वाटर से ये फिर शेल्स जो मरीन ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और बरियल एंड कंपैक्शन ऑफ रॉक की वजह से ये लाइमस्टोन बन जाता है, और इसके अलावा ऑयल और अगेन गैस की फॉर्म के अंदर जो सी क्रीचर्स मर जाते हैं तो वापस वो ऑयल और गैस की फॉर्म के अंदर आ जाती है। तो ये पूरा साइकिल चलता है जिसके थ्रू कार्बन रिसाइकल होती है, रहती है कॉन्स्टेंटली इन अर्थ एनवायरमेंट। ओके, ये तो हो गया कार्बन साइकिल। नाउ द हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ये वाटर साइकिल है। In the hydrologic cycle, water continuously circulates from the ocean to the atmosphere to the land and back to the ocean. अब इस हाइड्रोलॉजिक साइकिल के बगैर अर्थ के ऊपर लाइफ वुड नेवर हैव बीन पॉसिबल, बिकॉज ओशन का सी वाटर जो सॉल्टी है वो लैंड पे कंज्यूम, एक तो उसको डिसैलिनाइज करना पड़ता और वो कंज्यूम नहीं किया जा सकता इस तरह से, और वो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं हो सकता, और वो लैंड पर कैसे आएगा, सी से हम उसको लैंड तक तो नहीं ला सकते। तो रिवर्स और ये बारिश और ये स्नोफॉल, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इसी वजह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इन ह्यूमन लाइफ, और इसका कुरान पाक में भी डिस्कस किया गया है कि कैसे पानी को बादलों की फॉर्म के अंदर लाकर बरसाया जाता है जमीन के ऊपर, उससे गल्ला उगाया जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल। This is the hydrological cycle, figure 5.10. In the hydrological cycle, water moves among the ocean, the atmosphere, the land, and back to the ocean in a continuous process that supports life. Estimated values for pools in the global water budget are expressed as cubic kilometers, and the value for movement associated with arrows are in cubic kilometer per year. The starred value, 71,000 cubic kilometer per year, includes both transpiration from plants and evaporation from soil, streams, rivers, and lakes. Excuse me, जी, sir, slide again stuck हो गई है. ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल शेयर इट अगेन। ये स्टक हो जाए तो मुझे बता दीजिए। आज थोड़ा सा जूम में इशू आ रहा है बिकॉज पहले ये यूजुअली मुझे रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है यहाँ पर कि ये एरिया शो हो रहा है, आज वो नहीं कर रहा। सो फाइन,
Now you can see the picture. Yes, sir. Okay, great. Fantastic. So you can see the hydrological cycle over here. Figure 5.10. अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर क्या हो रहा है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेसिकली वाटर की इवेपोरेशन और उसकी रेन की फॉर्म के अंदर लैंड के ऊपर बरसने की प्रोसेस को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कंडेंसेशन के थ्रू क्लाउड फॉर्मेशन होती है. अगेन देयर आर डिफरेंट सोर्सेज जिसके थ्रू पानी जो है वो अगेन थ्रू फ्रॉम द एनवायरनमेंट जो है वो रेज होके वाटर एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है. एट एनी गिवन टाइम एटमॉस्फेयर में एक अच्छा खासा वाटर जो होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म के अंदर एटमॉस्फेयर में होता है. इवन क्लाउड्स दे आर जस्ट वाटर वेपर. ये अक्सर जो किसी ने फ्लाइट के ऊपर गया उसने देखा होगा कि क्लाउड इज नथिंग, ये सिर्फ वाटर का जो वेपर है वो जो लाइट को बेंड करता है उसकी वजह से जो नजर आता है वो क्लाउड की फॉर्म के अंदर नजर आता है. इट्स जस्ट वाटर वेपर. सो होता क्या है, इवेपोरेशन होती है फ्रॉम सॉइल, स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, फ्रॉम क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर. सो टू क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर, जैसे कि वाटर इवेपोरेट हुआ ऊपर जाके, जैसे वो कंडेंस होने लगता है तो वो फिर क्लाउड की शक्ल ले लेता है. तो ये जो वाटर है लेक्स के ऊपर से, रिवर्स पे से, सी के ऊपर से, इवन जो ट्रीज ट्रांसपायर कर रहे होते हैं उसके अंदर से, जितना पानी हमारे कहीं हमने वेस्ट किया होता है, रखा होता है, वो भी इवेपोरेट हो रहा होता है कॉन्स्टेंटली. तो ये सारा का सारा वेपर की फॉर्म के अंदर एटमॉस्फेयर में जाके क्लाउड की शक्ल ले लेता है. ठीक है, इस तरह से ट्रांसपिरेशन होती है वेजिटेशन के अंदर. जो हमने इवन फार्म्स के ऊपर पानी लगा देते हैं उनके प्लांट्स के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होती है, ट्रीज के थ्रू. इवन ट्रांसपिरेशन फ्रॉम वेजिटेशन adds water to the atmosphere. ठीक है, this water goes up. ठीक है, evaporation from the ocean surface from to clouds. ठीक है, ये इनके फिगर्स भी दिए हुए हैं कि कितना किस फॉर्म से जा रहा होता है. सॉरी, आई गो टू द रॉन्ग प्लेस. ओके, कैन यू सी द पिक्चर? Students, do you see the figure over here, figure 5.10? Yes. Okay, great. Fine. So you see, ये in different forms से, for example, इन तमाम फॉर्म से जो evaporation और soil से और इन सब से, इनसे 71,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है ना, इन्होंने इसका फिगर दिया हुआ है क्यूबिक स्क्वायर. तो ये पर ईयर इवेपोरेट हो जाता है. इसके अलावा जो 4,25,000 सी की सरफेस से, ओशन की सरफेस से इवेपोरेट होता है. At any given time, water in the atmosphere is around, I think, 13,000 cubic kilometers. अब ये जो पानी है, अगेन इसके अंदर कंडेंसेशन होती है, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, मूवमेंट ऑफ एयर होती है, मॉइस्चर जो है वो मूव कर रही होती है. एनी गिवन टाइम वो 40,000 क्यूबिक किलोमीटर को पानी लेकर जा रही होती है. अब होता क्या है कि ये बारिश की फॉर्म के अंदर वापस फॉल कर जाता है. ठीक है, 75% ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर re-enters the ocean as precipitation. क्योंकि ज्यादातर, क्योंकि हमारे जो लैंड मैस है वो बेसिकली अर्थ की जो सरफेस है वो ओशन है, तो 75% जो है ये वापस बारिश की फॉर्म के अंदर. प्रेसिपिटेशन आप जहां भी वर्ड सुनेंगे तो ये बारिश के लिए यूज होगा. प्रेसिपिटेशन बारिश की फॉर्म के अंदर तकरीबन 4 लाख के करीब स्क्वायर किलोमीटर, क्यूबिक किलोमीटर जो है वो वापस ओशन के अंदर ही चला जाता है. और बाकी का तकरीबन 25% ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर फॉल्स ऑन लैंड एज प्रेसिपिटेशन, जो कि तकरीबन 1,11,000 क्यूबिक किलोमीटर होता है. और ये फिर से प्रेसिपिटेशन के थ्रू, सॉइल के थ्रू पोर कर जाता है रॉक के अंदर, और रॉक के थ्रू ये ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है, जहां ये नेचुरल एक्वाफर्स के अंदर स्टोर हो जाता है, और फिर नेचुरल अंडरग्राउंड रिवर्स के थ्रू फ्लो करता करता ये भी कभी कभी ओशन के अंदर निकल जाता है, कभी कभी अंडरग्राउंड रिवर्स के अंदर रह जाता है. सो ग्राउंड वाटर की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाता है. ग्राउंड सप्लाई जो वाटर की है सॉइल स्ट्रीम्स के अंदर, रिवर्स और ओशंस के अंदर. एंड दिस इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. मूविंग फॉरवर्ड, द नाइट्रोजन साइकिल. Nitrogen is critical for all organisms because it is an essential part of biological molecules such as the proteins and nucleic acids. ठीक है, क्योंकि ये डीएनए बनाने के लिए जरूरी है, इसलिए नाइट्रोजन साइकिल भी बहुत जरूरी है. Now let me show you the nitrogen cycle. So the nitrogen cycle, figure 5.11. The movement of nitrogen between the abiotic environment, primary, the atmosphere, and living organisms is known as the nitrogen cycle. The 5 steps of the nitrogen cycle are nitrogen fixation,
nitrification, assimilation, ammonification, and denitification. The values shown for some of the active pools in the global nitrogen budget are expressed as 10 raised to the power 12 grams of nitrogen per year. For example, each year humans fix an estimated 100 into 10 raised to the power 12 grams of nitrogen. So here is the nitrogen cycle. अब ये कैसे चलता है? Let me start it from, let's say, if you see एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होती है हमारे में, ठीक है. नाइट्रोजन इज अ मेजर सोर्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. इसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट नाइट्रोजन का भी है, ठीक है. अब ये जो नाइट्रोजन है N2, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की फॉर्म के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से 100 ग्राम जो ये वापस नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू वापस जो है ये अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एंड अमोनियम जो है उसके थ्रू ये यूज हो जाती है यहाँ पर. अब ये हम किस तरह करते हैं, हमें ये फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर के लिए चाहिए होती है, तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है इन अमोनिया, और ये फर्टिलाइजर के लिए ग्राउंड को दी जाती है अमोनियम या अमोनिया की फॉर्म के अंदर. ये डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट की जाती है, ठीक है. इस तरह से एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है वो बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन है वो फिक्सेशन के थ्रू, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, एक तो ये ह्यूमन की नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई, एक बायोलॉजिकल भी हो रही होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया कर रहे होते हैं इन रूट नोड्यूल्स एंड सॉइल, जो ये बैक्टीरिया करते हैं, इसके थ्रू भी नाइट्रोजन जो वापस सॉइल के अंदर मिल जाती है और अमोनिया बन के सॉइल को फर्टिलाइज करने का बेसिकली काम करती है, ठीक है. ये इसके बाद अमोनिया या अमोनियम के बाद ये नाइट्रिफिकेशन होती है. इसकी नाइट्रिफिकेशन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं जो इसके थ्रू नाइट्रेट्स बनते हैं. नाइट्रेट्स NO3 होते हैं, ठीक है. ये नाइट्रेट्स जो है अब अगेन डेंट्रिफिकेशन के थ्रू, डेंट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनके थ्रू रिवर्स जो होता है इसका एक्शन होता है, और ये एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो नाइट्रोजन है ये रिलीज हो जाती है फिक्सेशन के थ्रू, ओके. लेकिन कुछ इसके अंदर से एसिमिलेट होती है, एसिमिलेशन के थ्रू नाइट्रेट्स, अमोनिया और ये अमोनियम ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय रूट्स एंड यूज्ड टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया ये अमोनिया की फॉर्म के अंदर लैंड को फर्टिलाइजर के तौर पे दी जाती है. तो कुछ ह्यूमंस फर्टिलाइजर कन्वर्ट करते हैं, कुछ नेचुरली फर्टिलाइजर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बैक्टीरिया फंगस वगैरह के थ्रू जो डिकम्पोज कर रहे होते हैं चीजों को, तो वो नाइट्रोजन बन जाती है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है. अमोनिया के थ्रू ये ग्राउंड में नाइट्रिफिकेशन के थ्रू कुछ नाइट्रेट्स के थ्रू अगेन टू प्रोसेस के अंदर चली जाती है. ये एक तो वापस कुछ बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन के तौर के ऊपर, और बाकी जो है वो ग्राउंड के अंदर रूट के थ्रू प्लांट्स में अब्सॉर्ब हो जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए. उसको एनिमल्स खा लेंगे और एनिमल्स और प्लांट्स के जो डिकम्पोजिशन है उसके डिकम्पोजिशन के थ्रू ये वापस एमोनिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और ये वापस एटमॉस्फेयर से लैंड में चली जाएगी. तो ये इसका नाइट्रोजन का साइकिल है. Moving forward, the sulfur cycle. Scientists are still piecing together how the global sulfur cycle works. Most sulfur in underground is underground in sedimentary rocks and minerals, which over time erodes to release sulfur containing compounds into the ocean. ये figure 5.13 के अंदर इसका पूरा cycle दिया हुआ है. So you can see the sulfur cycle, figure 5.13. The largest source of sulfur on Earth are sedimentary rocks and the ocean. Definitely क्योंकि सल्फर अर्थ के ऊपर ज्यादातर एटमॉस्फेयर में पाई नहीं जाती, ये ज्यादातर रॉक के अंदर. और ये अच्छी बात है कि एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट होकर एसिड रेन फॉर्म करती है, इसलिए इट इज डेंजरस. सल्फर इज क्वाइट डेंजरस, और ब्रीदिंग के लिए भी डिफिकल्ट है अगर ये एटमॉस्फेयर में हो तो, मतलब ये ब्रीदिंग डिफिकल्टीज करवा सकती है सल्फर. इसलिए सल्फर अर्थ के ऊपर ज्यादातर जितनी भी है वो रॉक फॉर्म के अंदर या बेसिकली मैटर की फॉर्म के अंदर है. In the sulfur cycle, sulfur compounds are incorporated into organisms and move among them: the atmosphere, the ocean, the land. The value shown in again ये values बताई हुई है for example अगर हम ये सल्फर का साइकिल देखें तो
तो मेटेलिक सल्फर के अंदर ये यहाँ पर स्टोर्ड है, ठीक है। मेटेलिक सल्फर या डिकम्पोज डिपॉजिट्स हैं रॉक की फॉर्म के अंदर, मेटेलिक सल्फर होती है, ठीक है। इसको माइन भी किया जाता है इस्तेमाल के लिए, क्योंकि कुछ चीजों के अंदर ये यूज होती है। और इसको एक्चुअली डिफरेंट अगेन सल्फर माउंटेन के अंदर, लावा के अंदर भी होती है, ठीक है। सल्फर उसके अंदर सल्फर गैस की फॉर्म के अंदर भी उसके अंदर से रिलीज होती है, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर माइनिंग से और इस तरह माउंटिंग जो सॉरी ये जो होते हैं, जैसे अभी एक वोल्केनो इरेप्ट हुआ है तो उसके अंदर सल्फर भी बहुत सारी इरेप्ट हुई होगी इन अफ्रीका, ठीक है। सो सल्फर भी उसके अंदर इरेप्ट होती है साथ ही, और इन द फॉर्म ऑफ एयर एंड रॉक के अंदर भी, ठीक है। अब इससे सल्फेट सॉल्ट बनता है, ठीक है। सल्फेट सॉल्ट मूव फ्रॉम सॉइल एंड वाटर इनटू द फूड चेन, ठीक है। अब सॉइल और वाटर के अंदर सल्फेट सॉल्ट मिक्स होके ना, वो डिजोल्व होके वाटर के अंदर ये आराम से आपके वाटर को कंटेमिनेट कर सकती है, उसके अंदर सल्फर वाटर में मिक्स हो जाती है सल्फेट सॉल्ट की फॉर्म के अंदर, और फूड चेन के अंदर सॉइल के थ्रू ये मूव कर जाती है थ्रू, क्योंकि ग्रास उगेगी, ग्रास को भी एनिमल खाएंगे, या प्लांट्स उगेंगे उनको एनिमल्स खाएंगे, उनके थ्रू द फूड वेब का ये पार्ट बन जाती है, ठीक है। और ये मूव करके हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्म के अंदर जब इसको बर्न किया जाता है, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर भी सल्फर होती है कुछ ना कुछ, इस तरह और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर सल्फर होती है, इस तरह ओशन के अंदर डिजोल्व सल्फर है, ठीक है। तो ये जो है डाइमिथॉल सल्फेट के नाम से ओशन के अंदर भी होती है, जो कि वेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। फिर ह्यूमन प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस्ड गैसेज हैं, एयर पोल्यूशन उससे होती है, उसके थ्रू सल्फर, क्योंकि ये जब मैं आपको बताया कंबस्शन होती है या हम कोल बर्न करते हैं, कोल के अंदर भी सल्फर होती है, इस तरह ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर भी सल्फर होती है, क्योंकि जो एनिमल्स डेड हुए होते हैं या ट्रीज वगैरह डेड, उनके सल्फर स्टोर्ड होती है, वो जब आप बर्न करते हैं तो वापस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये जब एटमॉस्फेयर में जाती है, एटमॉस्फेयर से सल्फर जो है सल्फर सल्फेट के अंदर से कन्वर्ट होकर इसके अंदर O2 प्लस हो जाती है, ऑक्सीजन जो बेसिकली है, इससे सल्फर ऑक्साइड बनती है। सल्फर ऑक्साइड से H2O बेसिकली पानी के साथ मिलने से, अगेन सल्फर ऑक्साइड बेसिकली H2O पानी के साथ मिलने से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से जब रेन होती है तो वेट और ड्राई डिपोजिशन हो जाती है सल्फर की इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर इसे हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन की फॉर्म के अंदर ये दोबारा लैंड के अंदर, एनिमल्स के अंदर, वाटर के अंदर, लेक्स के अंदर, इवन रॉक वेदरिंग और इरोजन हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि सल्फर एसिड रेन करवाती है उससे रॉक्स पिघलती है, रॉक्स की वेदरिंग होती है, उनकी इरोजन होती है, तो उसके थ्रू ये वापस लैंड के अंदर, वाटर के अंदर और ओशियंस के अंदर चली जाती है। तो दिस अगेन डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये सॉइल के अंदर वापस चली जाती है, कि जानवर मर गए, प्लांट्स मर गए, तो वापस सॉइल के अंदर जमा हो जाती है, जिसके थ्रू वापस हम उसको निकाल सकते हैं अगेन, तो वो प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज द सल्फर साइकिल। Now the phosphorus cycle, unlike the biogeochemical cycles just discussed, the phosphorus cycle doesn't have an atmospheric component. Phosphorus cycle from the land into living organisms, then from one organism to another, and finally back to the land. ये फिगर 5.14 के अंदर दिया हुआ है phosphorus का cycle. So phosphorus moves from the land through aquatic and terrestrial communities, between organisms in those communities, and back to the land in a process known as the phosphorus cycle. Unlike other biogeochemical cycles, the phosphorus cycle does not involve the atmosphere. ठीक है? So you can see this phosphorus cycle. So phosphate rock है, इस तरह से phosphate deposits होते हैं on the sea floor, इस तरह से phosphate released in the in animal waste and by decomposition, और इस तरह से जो rock contain करती है phosphorus या weathered, ये becoming जो soil